Good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए शुरू करते हैं। अब आशीष नहीं आया। आशीष कहाँ चला गया आज? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी बेटा फर्टिलाइजेशन के ना, और उसमें हम देख रहे थे कि जो फर्टिलाइजेशन कॉजेज द रीअरेंजमेंट ऑफ एग साइटोप्लाज्म। तो आफ्टर जो हमारा फर्टिलाइजेशन है उसके बाद क्या हो रही थी, साइटोप्लाज्म एग साइटोप्लाज्म को हम रीअरेंज कर रहे थे, राइट। तो कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। तो ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ये सारा टॉपिक क्लियर कर लिया था कि जैसे हम किसी एम्फीबियन का एग लें, यानी फॉर एग्जांपल हम फ्रॉग का अगर हम एम्फीबियन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ओवम है जो फर्टिलाइज्ड, जो आपके पास एग है, उसकी हमने ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर, ये कैसे डिटरमाइंड होती है, इंटीरियर डॉर्सल साइड या पोस्टीरियर वेंट्रल साइड, जहाँ से स्पर्म आपकी फ्यूज करता है, राइट। जिस साइड से स्पर्म फ्यूज कर रहा है, जिस पॉइंट से वो कल को जाके फ्यूचर में जाके किसमें कन्वर्ट होता है, एनिमल पोल में, राइट। तो ये चीज हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि इस तरीके से आपकी बॉडी की जो इंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, ये सारी साइडें क्या होती हैं, डिटरमाइंड होती हैं। और वेंट्रल हम उस साइड को मानते हैं जिस साइड आपकी बैली होती है, और डॉर्सल वो साइड होती है जिस साइड आपकी बैक हो, राइट। ये इतनी बातें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि अगर फ्रॉग के अंदर देखें तो जो आपके पास जो रीअरेंजमेंट है एक्साइटोप्लाज्म की, उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं। यहाँ पिगमेंट आपने देख ली होंगे फाइल, जब आपने पीडीएफ फाइल ओपन की होगी तो आपको पता लग रहा है मैंने सारी कलरफुल चीजें ये शो की हुई हैं। तो इस कलरफुल एरिया के अंदर आपको पता है पिगमेंटेशन होने की वजह से आपको अलग अलग एरिया सारे विजिबल है। तो जो आपके रिसेप्टर प्रेजेंट है वो होते हैं एनिमल साइड पर। स्पर्म की जो एंट्री होती है वो जिस साइड से स्पर्म एंटर करता है वो एनिमल पोल की फॉर्मेशन करता है, राइट। और जैसे उसके अपोजिट कौन सा होता है, वेजिटल। और वेजिटल के पास क्या होते हैं, सारे के सारे कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होते हैं, जो कैसे होते हैं, अनपिगमेंटेड, इसमें कलर नहीं होता, बाकी कलरफुल होते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपके एनिमल पोल साइड का जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस पिगमेंटेड होता है। वहां का जो साइटोप्लाज्म है उसके जो कॉर्टिकल्स है वो कैसे है, डेंस पिगमेंटेड है, मतलब कलरफुल है बहुत ज्यादा, राइट। इतनी बातें हमें चीजें क्लियर थी। उसके बाद हमने बात की कि भाई आपका न्यूक्लियस कैसे है, वो तो आपको पता ही है, एन कंडीशन में, अब 2n कंडीशन में। उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अभी तो यहाँ यहाँ पर एन क्यों है, क्योंकि अभी फ्यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी फ्यूज हो, क्या, जैसे ही स्पर्म आपकी यहाँ पे अटैच करेगा, उसी टाइम क्या है कि इसमें मूवमेंट होगी हल्की सी, और इस मूवमेंट से क्या होगा, एक ग्रीक रिसेंट एरिया बनेगा आपका। और यही ग्रीसेंट एरिया फ्यूचर में जाकर आपके लिए क्या बनाएगा, एनएस। क्या बनाएगा बेटा, एनएस। और जहां से आपका स्पर्म एंटर कर रहा है, जहां से स्पर्म आपकी एंट्री कर रहा है, वो कल के जाके आपके लिए क्या बनेगा बेटा, माउथ वाला पॉइंट। क्या बनेगा, माउथ वाला पॉइंट। ये कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हम ये बात डिस्कस कर रहे थे। ये लिखा हुआ है ना कि स्पर्म एंटर टुवर्ड द एनिमल पोल वेयर स्पर्म एंटर फ्यूचर माउथ फॉर्म। तो जिस साइड से आपका स्पर्म एंटर कर रहा है, फ्यूचर में जाकर वही पॉइंट आपकी बॉडी के लिए माउथ की फॉर्मेशन करेगा। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। ग्रीसेंट एरिया कैसे बनता है, जैसे ये आपका ये पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, मूव करेगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आपका यहाँ पर जो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स है वो ऊपर चले जाएंगे, और वो एक क्या बनेंगे, ग्रे क्रीसेंट। और ग्रे क्रीसेंट बनने से क्या होगा, आपके लिए एनएस की फॉर्मेशन होगी। इतनी बात हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। आगे देखते हैं। तो ये भी हम कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ एक्साइटोप्लाज्म सेट एट द स्टेज फॉर डिटर्मिनेशन, है ना। अब हमने क्या करनी है, डिटर्मिनेशन स्टेज को पता लगाना है। तो उसमें क्या है कि जो एग हमारे पास है, फ्रॉग का एग है, और इसमें क्या होता है कि एनिमल पोल पर आपको पता है सारे के सारे स्पर्म रिसेप्टर होते हैं, स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और आपके पास जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में बीटा कैटेनिन की जो ग्लोब्यूल है वो प्रेजेंट है, बट बीटा कैटेनिन इसकी नॉन फंक्शनिंग है, क्योंकि उसको हाइड किसने किया हुआ है बेटा, जीएसके 3 ने। आपके पास जीएसके 3 प्रोटीन काइनेज है जो इनिबिट करके बैठी है बीटा कैटेनिन को। और वो एक्चुअल में होती क्या है, ऑक्सिन एपीसी। क्या है ये, ऑक्सिन एपीसी है, या जिसको हम बोलते हैं जीएसके 3 प्रोटीन काइनेज, जो क्या कर रही है, बीटा कैटेनिन को इनिबिट करके बैठी है। बीटा कैटेनिन यहाँ पे काम नहीं कर पा रही क्योंकि उसको इनिबिट किया हुआ किसने, जीएसके 3 ने। और इसके अलावा जो हमारा वेजिटल पोल है, वहां पर क्या होता है, डाई शेल्फ हमारे पास प्रोटीन होती है,
DISHEL, विक्ट्री वाला डाइशेल्व्ड। हमारे पास क्या होती है बेटा, प्रोटीन होती है। और सर अब क्या होगा, एक जैसे ही क्वेश्चन था फर्टिलाइजेशन होगा। मेरे। हाँ जी मैम। सर सर ये जो जैसे आपने बोला ना ऑक्सिन एपीसी और जीएसके प्रोटीन काइनेज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है मतलब? नहीं नहीं मैम, एक ही है, एक ही है, अलग नहीं है मैम, एक ही है। अच्छा, इस ये पूरा नाम मतलब ऑक्सिन एपीसी जीएसके प्रोटीन है काइनेज है, ऐसा नाम है इसका नहीं पूरा? मैम, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। या नहीं नहीं, पूरा नहीं है मैम, या तो उसको आप APC बोलो या GSK3 बोलो, या आप इसको प्रोटीन, ये तो पूरा है ना। जैसे मतलब इसका जो नेचर है वो है प्रोटीन काइनेज का। कैसा नेचर है? प्रोटीन काइनेज का मतलब होता है जो प्रोटीन को ब्रेक कर सके। क्या कर रहा ब्रेक है? जो करे। प्रोटीन को ब्रेक करता हो। क्योंकि ये जो बीटा कैटेनिन है एक वैक्यूल के अंदर बंद है ना, ये वैक्यूल के हम्म। अंदर बंद है। कौन? बीटा कैटेनिन, राइट। जो और बीटा इसकी बीटा वॉल, कैरोटीन, हाँ जी। हाँ, और इसको, इसकी वॉल को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ऐसा प्रोटीन काइनेज चाहिए जो ब्रेक करता हो। तो वो प्रोटीन काइनेज का रोल वो प्ले कर जी। रहा है जो, हाँ, अच्छा। वो GSK3 या APC, जो ऑक्सिन APC, पूरा एक नाम है ऑक्सिन APC या और GSK3। जीएसके, ये आपके क्या ठीक। है? हाँ, अच्छा, ये दोनों हाँ, अलग अलग ये फैक्टर्स है और में, मतलब? हाँ, ये फैक्टर्स है जो इसकी इस वॉल को तो ब्रेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बीटा कैनिन आपका रिलीज हो जाएगा, वो आजाद हो जाएगा, और फिर वो जो उसकी मेन फंक्शनिंग है वो कर है। ठीक। ठीक है सर। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने बात की कि हमारे पास जो आपका ये एग था, और उसमें हमारे पास GSK3 या ऑक्सिन, जिसमें आप बोल रहे हो APC, है ना। तो अब ये हमारे पास क्या है कि ये इस प्रोसेस को आगे करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि जो आपके पास इनिबिट किसने किया है, वो बीटा कैटेनिन का, राइट। और ये सिचुएशन पहले कब की है? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब स्पर्म टच करेगा, स्पर्म के टच करने से क्या होगा, ये सारा का सारा घूम गया, पूरा आपका जो आपका ओवम है वो रोटेट कर गया। और रोटेशन से क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपके पास ग्रे सीसेंट था, वो ग्रे क्रीसेंट ऊपर खिसक गया, ये यहाँ पहुंच गया। और ये जो ग्रे क्रीसेंट हमारे पास क्या थे बेटा, वैक्यूल जो प्रेजेंट थे, ये वाले डाइशेल्फ, DSH वाले, जो डाइशेल्फ वाले जो वैक्यूल थे, वो यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ हो गए, और उन्होंने सिक्रीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या सिक्रीट किया बेटा? उन्होंने सिक्रीट किया है DSH को, है ना। अब ये क्या करेंगे, अभी आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या, नॉर्मली हमारी जो GSK3 थी वो बीटा कैटेनिन को क्या कर रही थी, इनहिबिट कर रही थी। क्या कर रही थी बेटा? इनहिबिट। और जैसे ही डाइशेल्फ यहाँ पहुंचे, तो वो सारे के सारे बस्ट हो गए। और डाइशेल्फ के बस्ट होने से हमें क्या मिल गई बेटा, GBP। क्या मिला है बेटा? GBP। और GBP का मेन फंक्शन है, जो यहाँ इस वैक्यूल में से रिलीज हुए, इन GBP का मेन फंक्शन है कि वो GSK3 को क्या कर दें, इनहिबिट कर दें। क्या कर दें? इनहिबिट कर दें। जो आपकी JBP है, ये पहले ये कहाँ कहाँ से मिली हमें? इन डाइशेल्फ के अंदर से। ये डाइशेल्फ ब्रेक ऑफ होंगे और इनके अंदर से GPB रिलीज होगी, वो GSK3 को क्या कर देगी, इनिबिट कर देगी। और जब GSK3 इनिबिट इनिबिट हो जाएगा, मतलब अब बीटा कैटेनिन को कोई भी रोक नहीं सकता काम करने से। अब बीटा कैटेनिन आजाद हो गई है, वो फंक्शनल हो गई है। तो लेकिन इसका जो असर है, GBP का जो अमाउंट है, वो सिर्फ इतने वाले एरिया में ही काम कर रहा होता है, आगे नहीं जाता। ज्यादा दूर तक वो डिप्रेस नहीं हो, स्प्रेड नहीं हो रहा, बस इतने एरिया तक ही क्या हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है। और इसकी स्प्रेडिंग से क्या हो रहा है कि आपकी जो GSK3 है, वो क्या इनिबिट हो गई इस एरिया वाली। और GSK3 के इनिबिट होने से इस एरिया के जो बीटा कैटेनिन के जो कॉर्टिकल्स थे, वो फंक्शनल हो गए सारे के सारे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, GSK3 इनिबिट कर रही है बीटा कैटेनिन। वैसे नॉर्मली जो इधर वाले एरिया वाले हैं, जो यहाँ वाले सारे के सारे जो आपके बीटा कैटेनिन, वो अभी भी GSK3 से इनिप्टेड है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट कैसा है, बीटा कैटेनिन एंटर इन दी डॉर्सल न्यूक्लाई। इन सब ये वाली सेल्स के अंदर बीटा कैटेनिन एंटर कर गई है। और इस वाले सेल्स के अंदर नो बीटा कैटेनिन इन द वेंट्रल न्यूक्लाई। तो जो वेंट्रल साइड के जो न्यूक्लियस है, ये साइड कौन सी है, डॉर्सल, और ये साइड कौन सी बेटा, वेंट्रल। समझ आ रही बात? ये वाली साइड कौन सी है, डॉर्सल, और ये कौन सी है, वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड पर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, उन सबके अंदर बीटा कैटेनिन एंटर कर गई है। लेकिन जो वेंट्रल सेल की जितनी भी सेल्स है, उनके अंदर बीटा कैटेनिन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहां तो उसका डिस्पर्सल ही नहीं हुआ, तो बीटा कैटेनिन काम ही सर फंक्शनल ही नहीं हो पाई। सर बीटा कैटेनिन का फंक्शन क्या है मतलब, इस चीज में क्यों लिबरेट करवा रहे हैं मतलब यहाँ पर इसको? अभी रुको मैम, रुको तो सही, अभी देखो, अभी बस इसी का तो, अभी तो इसी का तो रोल आएगा। पहले आप इसको देख लो, ये कर क्या ओके। रही है, मतलब क्या क्या हो रहा है। अब लास्ट नेक्स्ट हमारा इसी में शुरू होने वाला है कि बीटा बीटा कैटेनिन करेगी क्या आपके लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जाइगोट फॉर्मेशन।
हाँ जाइगोट बन कैसे रहा है, तो वो अब हम देख रहे हैं उसको आगे। तो हमने कल तक, हमने यहाँ तक जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था वहां तक हमने बात कर ली थी। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी हमें ये पता लग गया कि डॉर्सल वाले पार्ट में जितनी भी बीटा कैटेनिन है वो सारी फंक्शनल है, जबकि वेंट्रल पार्ट के अंदर बीटा कैटेनिन नॉन फंक्शनल है ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ जीबीपी। ये याद रखना है, वो आपसे पूछेगा कि कौन से एरिया की बीटा कैटेनिन एक्टिवेट है, तो आप बोलोगे ओनली डॉर्सल सरफेस। तो पूछेगा क्यों नहीं एक्टिवेट है वेंट्रल साइड की, तो आंसर होगा ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ जीबीपी। क्यों जीबीपी यहाँ पे डिप्रेस ही नहीं, स्प्रेड ही नहीं हो पाई, क्योंकि जो आपके ग्रेनुल्स थे, कौन से ग्रेनुल, डाइशेल्फ ग्रेनुल्स, वो कहाँ मिलते हैं हमको, ओनली ग्रीसेंट एरिया में, यानी कि डॉर्सल सरफेस की साइड। तो वहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ वहीं आसपास तक ही वो स्प्रेड हो पाया, आगे वेंट्रल साइड तक पहुंचे नहीं आपका जीबीपी। और जब जीबीपी यहाँ पहुंच नहीं पाया तो यहाँ वाली सारी के सारी जीएसके 3 इनिबिट नहीं हो गई। और जब तक जीएसके 3 काम करती रहेगी तो बीटा कैटेनिन इनिबिट रहेगी, जब तक जीएसके 3 काम करती रहेगी बीटा कैटेनिन क्या हो जाएगी, इनिबिट रहेगी। इतनी बात हमें पता है। अब क्या हुआ कि आगे अगर हम बात करें, हमारे पास डॉर्सल सरफेस की जो मैक्सिमम जो सेल है उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या है, बीटा कैटेनिन, जबकि जो वेंट्रल साइड की जो न्यूक्लियस है उनके न्यूक्लियस के अंदर हमें अभी भी क्या नहीं मिला, बीटा कैटेनिन रिसीव नहीं हुआ। अब ये एक्चुअल बीटा कैटेनिन क्या है, कल हमने सुबह हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, बीटा कैटेनिन आपका एक सिग्नलिंग फैक्टर है। क्या है सिग्नलिंग फैक्टर, और इसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है जीन्स की, ये करता है अर्मेडिलो जीन्स फैमिली। ये अर्मेडिलो जीन्स फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे देखेंगे फर्दर, दोबारा एक बार यूज आएगा तब उसको वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लो आपके जो आपके क्या बीटा कैटेनिन है वो क्या है, आपकी अर्मेडिलो जीन जो आपकी फैमिली है उससे बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है बेटा, अर्मेडिलो जीन फैमिली, राइट। इतनी बात हमें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि भाई रोल क्या है आपके, इनका क्या रोल है। कहते जो बीटा कैटेनिन है इन डॉर्सल न्यूक्लियाई एक्ट हैज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मतलब जितने भी आपकी यहाँ पर ये जो सेल है उन सेल्स के अंदर जो आपके डॉर्सल साइड पर जो सेल थी उनके अंदर कौन एंटर करके, आपका बीटा कैटेनिन के एंटर करने से वैसे ये एक्ट कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कैसे काम कर रहा है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड सम ऑर्गेनाइजर जीन। वो कहता है बीटा कैटेनिन, अब जहां जहां बीटा कैटेनिन अवेलेबल है वो करेगा क्या, वो कहता है कि एक्टिवेट सम जीन्स, जिनको हम ऑर्गेनाइजर जीन्स बोल रहे हैं। तो कहता है बीटा कैटेनिन का मेन मेन काम एक क्या है कि ये जीन्स जो आपके ऑर्गेनाइजर जीन्स होते हैं उनको ये क्या करता है बेटा, एक्टिवेट करता है। खुद ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और दूसरी बात, इसका पहला मेन फंक्शन क्या है कि ये ऑर्गेनाइजर जीन्स को एक्टिवेट करता है। और इट एक्टिवेट द, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, नॉगिन, कॉर्डिन, और ये सारी की सारी क्या करती है, एक्सप्रेशन इन द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। और आल्सो एक्टिवेट, इसके साथ साथ ये और क्या कर रहा है बेटा, एक्सएनआर क्या होता है, जीनोपस नोडल रिलेटेड जीन, इनको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक्टिवेट। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि जैसे बीटा कैटेनिन यहाँ पर काम करने लायक हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, तो ये आगे, वैसे हम इसको क्या बोलते हैं बीटा कैटेनिन को, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, एक्टिवेट करना, किसको, ऑर्गेनाइजर जीन्स को। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजर जीन को ये एक्टिवेट करते हैं, और क्या करते हैं, नॉगिन, ये सारे फैक्टर है, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिसिएशन जीन, ये याद करने पड़ेंगे जीन्स के नाम। आपसे पूछेगा नॉगिन या कॉर्डिन या फॉलिसिएशन जीन्स को कौन एक्टिवेट करता है, आंसर क्या होगा आपका बेटा, बीटा कैटेनिन। क्या आंसर होगा, बीटा कैटेनिन। तो इसमें क्या है कि एक्सप्रेशन इन द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन, ये हमने बात डिस्कस कर ली। तो यहाँ उसने हमें क्या बताया है कि जो आपके पास जो नॉगिन है, कॉर्डिन है या फॉलिसिएशन जीन्स है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे एक्सप्रेस इन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। तो पहली बात, ये एक्टिवेट कर रहा है कुछ ऑर्गेनाइजर जीन्स को, और कुछ ऑर्गेनाइजर जीन्स वो कहाँ है, वो कौन है, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिसिएशन जीन्स है ये सारे के सारे। तो एक्सप्रेस इन द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन, और इसके साथ साथ ये एक्टिवेट कर रहा है एक्सएनआर को, जो क्या है आपका जीनोपस नोडल रिलेटेड जीन्स। अब ये क्या होते हैं, अभी आगे देखते हैं हम इनको, इनको क्लियरली हम आगे इनकी हम बात करते हैं। बस आपने यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि जो बीटा कैटेनिन आपकी, वो बीटा कैटेनिन क्या कर रही है, मेनली बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये ऑर्गेनाइजर जीन्स को एक्टिवेट करती है। ऑर्गेनाइजर मतलब जो ऑर्गेनाइज करेगा, जाइगोट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, उसको ये एक्टिवेट करता, उठाता, एक्टिवेट करेगा, राइट। उसके अलावा नॉगिन, कॉर्डिन और फॉसिलेशन जीन्स, जो फॉसिलेशन जो जीन्स है
उनका क्या कर रहा है बेटा, एक्सप्रेशन इन द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन, इनका एक्सप्रेशन करेगा किस रीजन में, ऑर्गेनाइजर रीजन के अंदर। किस रीजन में कर रहा है बेटा, ऑर्गेनाइजर रीजन के बीच में इनको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। समझ आ रहा है महिमा, समझ आ रहा है बेटा? महिमा बेटा समझ आ रहा है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेहा मैम समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक बार आप उसको पीछे वाली जो कहानी है ना उसको कनेक्ट कनेक्ट करके, हमें बिल्कुल सिंपल सा, हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं कि जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है ना, जाइगोट कैसे पता चलेगा कौन चीज कहाँ है, तो वो हम देख रहे हैं कि भाई हम यहाँ बात करें रोल ऑफ बी कैटेनिन। बीटा कैटेनिन जो पहले हमने बीटा कैटेनिन को आजाद करवाया, अब इसके हम फंक्शन देख रहे हैं कि बीटा कैटेनिन आपकी कहाँ मतलब जो बीटा कैटेनिन तो पूरे साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन वो फंक्शनल किस एरिया में हो पा रही है, जहां पर आपके पास क्या अवेलेबल है, वहां जहां पर सिर्फ क्या है, बीटा जहां पर कैटेनिन है जहाँ पर, हाँ बीटा कैटेनिन तो पूरे में है, ये ग्रैन्युलर से पूरी जगह है, लेकिन यहाँ के जो बीटा जहाँ कैटेनिन पर है वो जीपी, जहाँ पे जीबीपी वाला मतलब आ गया था, वहां वहां जैसे। हाँ मतलब वो ये कह रहा है कि जहां पर जीबीपी होगा, वो जीबीपी जीएसके 3 को इनेबल, किसका दुश्मन है, बीटा कैटेनिन का। अगर जीएसके 3 जिंदा है तो बीटा कैटेनिन फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, और बीटा कैटेनिन के फंक्शन क्या है, ये वाले, तो ये सारे काम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीटा कैटेनिन खुद ही रुका पड़ा है, उसका जानी दुश्मन कौन है, जीएसके 3। तो जीएसके 3 को अगर आपने अगर आपने इनिबिट करके रखा है विद द हेल्प ऑफ जीबीपी, तो बीटा कैटेनिन काम करेगी। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपने जो हमारे पास कौन से ग्रेनुल थे, जो आपके क्रीसेंट, जो आपका ग्रेसेंट जो एरिया था आपका ना, जो ग्रे क्रीसेंट वाला एरिया था, वहां पर हमारे पास कौन थे, डाई शेल्फ डीएसएच है ना, डाई शेल्फ डीएसएच दिख रहा है ना आपको, ये जो वैक्यूल है डाई शेल्फ, इनसे क्या सीक्रेट होगा, जीबीपी, और जीबीपी किसको सीक्रेट इनिबिट कर देगा, जीएसके 3, और आपके बीटा कैटेनिन क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। फिर वो ये वाले फंक्शन करेंगे जो हमने यहाँ पे बात की है। महिमा बेटा समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो जो हमारे पास बीटा कैटेनिन के रोल क्या होगा, कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, और ये एक एक्टिवेट करता है कुछ ऑर्गेनाइजर जीन्स को, और वो ऑर्गेनाइजर जीन्स के एरिया में, रीजन के अंदर, इनको एक्सप्रेस कराता है, नॉगिन कॉर्डिन फॉलिसिएशन जीन्स को एक्सप्रेस कराता है ऑर्गेनाइजर रीजन के अंदर, और इसके साथ साथ एक्सएनआर यानी जीनोपस नोडल रिलेटेड जीन्स को भी क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई ये हमारे पास हम देख रहे हैं, ये आपके पास एक एग है ना, और इसमें आप देख रहे हैं ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। अब इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, इंडक्शन फ्रॉम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो आपका ये जो बीटा कैटेनिन है, आपका जो बीटा कैटेनिन है वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजर जीन्स को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर बीटा कैटेनिन अवेलेबल आपको पता है। अब ये बीटा कैटेनिन क्या कर रहा है, इस एरिया के अंदर डॉर्सल साइड पर, इस एरिया के अंदर किसको प्रमोट कर रहा है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को। अब ये रीजन क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन, इसको देखेंगे, बहुत टिपिकल है ये, इसको ध्यान से समझना कि बीटा कैटेनिन की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये जो एरिया था वो क्या कर रहा है, इंडक्शन ऑफ प्राइमरी, ये वाला एरिया बिहेव कर रहा है कि मैं कल को क्या बना सकता हूँ, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन, क्या बना सकता हूँ, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। तो इनके केस में क्या होता है, जहां पर वेंट्रल साइड है वहां पर क्या बनता है, माउथ। जहां पर वेंट्रल साइड है वो क्या बना रहे हैं, माउथ बना रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियल ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। और आपको पता है अगर कोई आपका ब्लास्टुला है तो ब्लास्टुला के अंदर, जैसे ये ब्लास्टुला है, अगर ये गैस्ट्रुला में चेंज कर रहा है तो ये ऐसे करेगा चेंज, इसमें क्या होगा, इन्वेजिनेशन। ये जो अंदर की तरफ जो मूवमेंट हुई है लेयर की, जो इनफोल्डिंग हुई है, उसको हम बोलते हैं इनवेजिनेशन। तो इनवेजिनेशन से आपका ब्लास्टुला कन्वर्ट हो जाता है आपके किसके अंदर, आपके ब्लास्टुला के अंदर, गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ हम क्या बात करें कि हमारा जो एग है वो उसकी वो वाली साइड जहां पर आपको पता है डोर्सल साइड पर, हम बात कर रहे थे कि डोर्सल साइड पर क्या होता है कि हमारे जो डाइशल, जो हमारे जो हमारी प्रोटीन थी वो यहाँ पर आके
जो हमारे फैक्टर थे वो रिलीज हो जा रहे थे, और उन डाइशल की वजह से आपकी जो जीबीपी थी वो रिलीज हो रही थी, और वो GSK3 को इनेबिट करके आपकी बीटा कैटेकिन को आजाद कर रही थी। बीटा कैटेकिन इजीली फंक्शनलेबल है इस एरिया के अंदर, और जैसे ही बीटा कैटेकिन आएंगे तो बीटा कैटेकिन किसको एक्टिवेट कर देती है? आपके प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को। किसको कर देती है बेटा? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को। और उस वजह से उसी एरिया में क्या होता है? इनवेजिनेशन। और जब इस एरिया में इनवेजिनेशन होगा, राइट, तो हम इसको क्या बोलने लग पड़ेंगे? ये जो हमारा डी पार्ट था ये क्या बना रहा है? NS। और यहाँ आपको पता है वेंट्रल साइड पर आपके स्पर्म ने एंट्री मारी थी, तो ये पार्ट कल को फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा? माउथ। यहाँ पर क्या इनिशिएशन होता है? गैस्ट्रुलेशन, डॉर्सल लिप, और ये जो डॉर्सल लिप है इनको NS क्या नाम देते हैं? NS, है ना। ये मतलब डॉर्सल साइड है वो आपको कल को जाके क्या बनाएगी आपके लिए? NS। और जो आपकी वेंट्रल साइड है वो आपको आपके लिए क्या बनाएगी बेटा? माउथ। अब आगे हम देखते हैं रोल ऑफ न्यू ट्यूब सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है आपके जाइगोट के अंदर ही। अभी हम उसी के अंदर एम्ब्रियो की बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? न्यू ट्यूब सेंटर, राइट। रोल ऑफ न्यू ट्यूब सेंटर। अब इसको आप मैडम ध्यान से समझ रहे हैं, दोनों जने ध्यान से देख इसको समझेंगे। इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास एक क्या है? एक हमारे पास एग है ना। वही जो अभी पीछे से चला आ रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो वेंट्रल साइड होगी, ये डॉर्सल साइड होगी। जो वेंट्रल साइड है वहां पर क्या हो रहा है? आपको पता है कि यहाँ पर हमारे स्पर्म आया है, स्पर्म इस साइड से आया है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? वेंट्रल साइड। और उसके जस्ट अपोजिट, वेंट्रल साइड का जस्ट अपोजिट क्या है? डॉर्सल साइड, राइट। तो डॉर्सल साइड का जो ये जो ग्रे क्रीसेंट वाला एरिया है, कौन सा एरिया? ग्रे ग्रे क्रीसेंट, है ना। जो ग्रे क्रीसेंट वाला एरिया है उसमें क्या होगा? अब हमारे पास कहता है कि जो आपका ये जो एरिया है ना, ये हमारा कौन सा है? डॉर्सल साइड। और डॉर्सल साइड को हम क्या बोलते हैं? ग्रे क्रीसेंट एरिया। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एक्सप्रेशन ऑफ एक्सिनार। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो हमने डाइनिन का जो हमने फंक्शन देखा था, डाइनिन का एक फंक्शन क्या था कि ये एक्टिवेट करता है। बीटा कैटेनिन क्या करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बीटा कैटेनिन के फंक्शन देखे थे, और उसमें हमने पता किया था कि भाई जो बीटा कैटेनिन है वो क्या करती है? एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है, ऑर्गेनाइजर जीन्स को एक्टिवेट करती है, और कुछ नॉगिन कॉर्डिन फॉसिटेशन जीन्स जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करती है किसमें? प्राइमरी और के साथ साथ किसको एक्टिवेट करती है? एक्सिनार, जीनोपस नोडल रिलेटेड जीन। कौन से बेटा? जीनोपस। कई बार एक्सएनआर का फुल फॉर्म ही आ जाती है, तो एक्सएनआर की फुल फॉर्म क्या है? जीनोपस। ये लिखी हुई है जीनोपस मॉडल रिलेटेड प्रोटीन, है ना। नोडल मॉडल नहीं, सॉरी, नोडल रिलेटेड प्रोटीन। तो अब हमारा क्या हो रहा है कि जैसे ही आपके इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? न्यू, इसको बोलते हैं जो पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब आपको कलर शायद ना भी दिख रहा हो, तो ये पिंक कलर का मैंने पार्ट यहाँ पर गोला कवर किया हुआ है। कहता है इस पार्ट में क्या हो, इस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? न्यू कूप सेंटर, है ना। क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सएनआर। इसको हम बोलते हैं न्यू कूप सेंटर। यानी कि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? एक्सएनआर का एक्सप्रेशन हो रहा है, और एक्सएनआर क्या है? यूनिपर्स मॉडल रिलेटेड प्रोटीन है, और ये कर रही है फॉर्म मेसोडर्मल और और इस सेल इससे ही कल को जाकर आपको क्या मिलने वाला है? मेसोडर्म और एंडोडर्म। क्या मिलने वाला है बेटा? मेसोडर्म और एंडोडर्म, राइट। और ये क्या है? डॉर्सल एंड वेजिटल मोस्ट रीजन ऑफ द सेल। तो कहता है इस ये आपको कहाँ मिलेगा? डॉर्सल एंड वेंट्रल की साइड, है ना। डॉर्सल एंड वेजिटियल, सॉरी। मतलब ये जो आपको न्यूकूप सेंटर है, ये आंसर पूछता है, इसकी क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूकूप सेंटर कहाँ बनता है, तो आंसर होगा डॉर्सल एंड वेजिटियल सेल, है ना। बात समझ आ गई? बात समझ आ रही है बेटा सभी को? यस सर। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ इस न्यूकूप सेंटर पर एक्सिनार एक्सप्रेस हो रहा है, और एक्सिनार को एक्सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? बीटा कैटेनिन। अगर बीटा कैटेनिन आजाद है तो वो एक्सप्रेस करेगी एक्सिनार को, यानी जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन को। कहां पर? फॉर्म मेसोडर्म। और इसी की वजह से, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा जो गैस्ट्रोल है वो 3 स्टेज में बदल गया है, मतलब उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बन रही है। तो कहता है कि इस एक्सिनार से ही क्या होगा? मेसोडर्म और एंडोडर्म सेल की फॉर्मेशन होगी, राइट। और क्या होगा? इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग रीजन। और क्या होगा बेटा? इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इसके साथ वो कहता है इसके साथ साथ ये जो न्यूकूप सेंटर है इसमें एक्सएनआर का एक्सप्रेशन हुआ, और मेसोडर्म और एंडोसर्म बनाता है ये न्यूकूप सेंटर। और ये क्या करेगा? ये जो न्यूकूप सेंटर है
ये अब क्या करेगा आगे, इंड्यूस द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। अब ये इसको हरे वाला, ये जो पिंक वाला एरिया न्यूक्लिक सेंटर है, वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये इस पार्ट में होता है। तो जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन है उसका काम क्या है, स्पीमैन, इसको हम याद रखना बेटा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूक्लिक सेंटर में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, जो न्यूक्लिक सेंटर है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को एक्टिवेट कर रहा है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीमैन ऑर्गेनाइजर नोड। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन या स्पीमैन ऑर्गेनाइजर, ये क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। इसकी वजह, इस रीजन की वजह से गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होती है और इंड्यूस बाय न्यूक्लिक सेंटर। और ये किसके थ्रू इंड्यूस हो रही है बेटा, किसकी वजह से ये स्टिमुलेट हो रही है, न्यूक्लिक सेंटर से। आगे वाला है ग्रे क्रीसेंट। ये जो ग्रे क्रीसेंट एरिया है, डिफ्यूज पिगमेंट रीजन फॉर्म आफ्टर कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेशन। वो कहता है कि ये जो, वैसे ये ग्रे क्रीसेंट रीजन नीचे था, लेकिन कैसे बना, रोटेशन से। रोटेशन से यहाँ का सारा पार्ट कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये क्या बना रहा है, ग्रे क्रीसेंट, यानी ये कैसा है, डिफ्यूज पिगमेंट रीजन है, फॉर्म आफ्टर द कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेशन। ये क्लियर हो गया आपको, न्यूक्लिक सेंटर, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन और ग्रे क्रीसेंट क्लियर हो गया बेटा दोनों को? हाँ जी सर। यस सर। ओके, तो हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास ओवन था और उसमें हमारे पास 3 सेंटर थे। पहला आपका बना न्यूक्लिक सेंटर, उसने एक्सप्रेशन किया एक्सेनार का, और क्या किया उसने, जो मेसोडर्म और एंडोसम सेल्स बन गई उस वजह से। और ये इसने एक और चीज को इंट्रोड्यूस किया अपने साइड में, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये रीजन क्या कर रहा है, स्पीमैन ऑर्गेनाइजर भी इसके नाम को बुला सकते हैं, और ये क्या कर रहा है, इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन और इंड्यूस ऑफ द न्यूक्लिक सेंटर। तो ये क्या करता है, पहली बात, जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है उसको और आगे एक्टिवेट करता है आपका प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन, और ये न्यूक्लिक सेंटर को इंड्यूस करता है, इंपल्स प्रोवाइड करता है किसको, न्यूक्लिक सेंटर को। उसके बाद जो हमारा ग्रे क्रीसेंट है, तो जो हमारा ग्रे क्रीसेंट है वो क्या कर रहा है, डिफ्यूज पिगमेंटेड रीजन होता है ना, मतलब उसमें ढंग से पिगमेंट नहीं होते ना, तो इसका कोई पिगमेंटेशन नहीं होती है, विदाउट मतलब अलग सा कलर होता है, राइट। और आगे क्या है, ये कर क्या रहा है, फॉर्म दी आफ्टर कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेशन। और इस ग्रे क्रीसेंट की फॉर्मेशन कैसी होती है, जब आपका हल्का सा वो क्या कर गया था, यहाँ को टिल्ट कर गया था। तो ये आ गई आपकी वेंट्रल साइड, और ये आ गई आपकी डॉर्सल साइड जाइगोट के अंदर, है ना। अब हम बात करें कि हमारे पास जो एक्सएनआर एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है इन न्यूक्लिक सेंटर, तो कहता है कि जो एक्सएनआर है उसका एक्सप्रेशन हम सर। कैसे करेंगे। हाँ जी, सर अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन आए कि मेसोडर्म और एंडोडर्म सेल्स किससे बनती है, तो उसका एक्सएनआर करना होगा या फिर न्यूक्लिक सेंटर करना होगा, मतलब दोनों एक ही बात है? नहीं नहीं, न्यूक्लिक सेंटर जो है वो एक्सप्रेस करता है एक्सएनआर। तो क्वेश्चन कैसे ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो ये सब जितने भी हमने अभी जो ये पीछे देखा ना, अभी एक मिनट रुको, मैं पीछे करके दिखाता यस हूँ। सर। ये जैसे ये है ना, वो आपसे पूछ रहा है कि जैसे आपको आपको ऐसे ऑप्शन में सिर्फ बीटा कैटेनिन लिखा हुआ है, और वो पूछ रहा है आपसे कि क्या बोलते आपके जो एंडोडर्म और जो आपकी मेसोडर्म है उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और ऑप्शन में ना तो तुम्हें न्यूक्लिक सेंटर आया है, ठीक है, ना ही आपको एक्सएनआर आया है, बट आया बीटा कैटेनिन। तो आंसर होगा बीटा कैटेनिन, क्योंकि डायरेक्टली तो मेन तो वही था ना बंदा, सबसे पहले बीटा कैटेनिन ही आपके काम चलाना शुरू किया है, राइट। तो यस। उसके बाद वो अगर बीटा कैटेनिन नहीं होगा तो अगला होगा, क्योंकि बीटा कैटेनिन की वजह से ही एक्सएनआर बनता है, ठीक है। और एक्सएनआर जब एक्सप्रेस होता है तो वहां पर क्या बनती है, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन उस रीजन को, उस जोन को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक सेंटर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक सेंटर। मतलब ये एक ऐसी जगह है जो इस बंदे ने ढूंढी थी। किसने ढूंढी थी, न्यूक्लिक ने। तो इस जगह को न्यूक्लिक ने ढूंढा, उसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक सेंटर। इस जगह को ढूंढा स्पीमैन ने। किसने ढूंढा बेटा, स्पीमैन ने। तो उसका नाम पड़ गया स्पीमैन ऑर्गेनाइजर, या स्पीमैन नोड, या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। तो जो न्यूक्लिक सेंटर है वो एक्टिवेट करता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को। किसको करता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को। तो ये सब, लेकिन अल्टीमेटली ये सब किससे रिलेटेड है, बीटा कैटेनिन से। तो ये सारे बीटा कैटेनिन के फंक्शन है। तो बीटा कैटेनिन क्या कर रही है, मतलब सॉरी, न्यूक्लिक सेंटर में क्या हो रहा है, हाई एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सएनआर। और ये एक्सएनआर कौन बना रहा है, बीटा कैटेनिन, है ना। लेकिन बन कौन सी जगह पे, जगह क्या है, लोकेशन क्या है, न्यूक्लिक सेंटर। और फॉर्म, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये एक्सएनआर रिलीज हो रहा है तो क्या बन रहा है, मेसोडर्म। और अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ एक्सएनआर ही मिल रहा है
तो आंसर आप दोगे एक्सिनार। तो मेसोडर्म और एंडोडर्म को कौन बना रहा है? एक्सिनार। और इंड्यूस प्राइमरी, इसके अलावा ये जो आपका न्यूक्लियर सेंटर है ये इंड्यूस करता है कि इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को, मतलब आपका ये जो रीजन है ये आगे इसको एक्टिवेट कर रहा है। अब ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन है, ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन है जिसको आप पी मैन ऑर्गेनाइजर नोड या बोल रहे हो, ये आगे क्या करेगा? इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। ये क्या करेगा? गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करेगा, प्लस इंड्यूस बाय न्यूक्लियर सेंटर। और ये किससे एक्टिवेट होता है? बाय न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर एक्टर से ये एक्टिवेट होता है, राइट। और जो ग्रे क्रीसेंट रीजन है वो क्या है? आपका एक तो डिफ्यूज पिगमेंट रीजन, और ये बनता कैसे है वो आपको पता है कि जब आपका जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है उसमें जब रोटेशन होती है, जब ये रोटेट करता है तब ग्रे क्रीसेंट रीजन आपका बनता है। और ग्रे क्रीसेंट रीजन के अंदर जो पिगमेंटेड होते हैं वो होते हैं डिफ्यूज। कैसे होते हैं? डिफ्यूज पिगमेंटेड रीजन होता है आपका। कैसे होता है? डिफ्यूज पिगमेंटेड रीजन। अब आगे देखो, कहता है एक्सिनार एक्सप्रेशन इन न्यूक्लियर सेंटर। अब एक्सिनार, अभी हमने बात की थी कि जो आपकी बीटा कैटेनिन है, बीटा कैटेनिन क्या कर रही थी? आपके ऑर्गेनाइजर जो जीन्स थे उनको एक्टिवेट कर रही थी, कुछ जो ऑर्गेनाइजर जीन थे उनको एक्टिवेट कर रही थी। और इसके अलावा वो आपके एक्सिनार थी, है ना। और एक्सिनार का फुल फॉर्म क्या था? ज़ीनोपस नोडल रिलेटेड जीन। तो कहता है अब जो जैसे ही आपके एक्सिनार एक्सप्रेस होगा न्यूक्लियर सेंटर में, तब क्या होगा? ये आपकी स्टेज 8 है, ये स्टेज 9 है, ये स्टेज 10 है। तो स्टेज 8 के अंदर क्या हो रहा है? ये आपकी वेंट्रल साइड है, ये आपकी डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड आपको पता है बीटा कैटेनिन आजाद होते हैं, जबकि जो बाकी जो एरिया है वहां पर बीटा कैटेनिन नहीं होता। अब वो कहता है कि जब जब बीटा कैटेनिन काम कर रहे होंगे, जब आपके बीटा जो आपके बीटा कैटेनिन जब काम कर रही होगी, तो वेज 1 और वेज टी ये एक्टिवेट होंगे। जिस एरिया में बीटा कैटेनिन काम कर रही है वहां पे वेज 1 और वेज टी काम करेंगे, और ये वेज 1 वेज टी की वजह से ही आपके पास क्या मिलेगा? आपको एक्सिनार का एक्सप्रेशन मिलेगा। किसका मिलेगा बेटा? एक्सिनार का एक्सप्रेशन मिलेगा। समझ आ रही है? बीटा कैटेनिन, मतलब बीटा कैटेनिन कैसे एक्सिनार को प्रोलिफरेट कर रही है। मतलब जो बीटा कैटेनिन है वो आगे वेज 1 को, आगे वेज 2 को, सॉरी वेज 1 को और वेज टी को क्या कर रहे हैं? ये एक्टिवेट कर रहे हैं। और इसके एक्टिवेशन से आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है एक्सिनार का बढ़ा हुआ एक्सप्रेशन, ज्यादा हुआ एक्सप्रेशन, राइट। और जो वेज 1 और जो वेज टी है ये क्या कर रहे हैं बेटा? ये आपकी एक टी डोमेन प्रोटीन है। क्या है बेटा? ये जो वेज 1 और वेज टी है। अब देखो यहाँ पर जो आपकी यहाँ वाली जो वेज 1 और वेज टी है वो बीटा कैटेनिन के प्रभाव से ये दोनों आपको क्या दे रहे हैं? एक्सिनार का एक्सप्रेशन करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं बेटा? एक्सिनार का एक्सप्रेशन। और एक्सिनार हमारे लिए क्या है? ज़ीनोपस नोडल। लेकिन जो वेज 1 वेज टी ये तो सारी जगह है, तो कहता है जो वेज 1 वेज टी विदाउट बीटा कैटेनिन है वो हमारे लिए क्या बना के दे रहे हैं? हमें टी डोमेन प्रोटीन। क्या बना के दे रहे हैं? टी डोमेन प्रोटीन। और इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हो? एंडोडर्म फॉर्मेशन। ये बातें क्लियर होगी सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम उसको दोबारा से एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी और क्लियरेंस हो जाएगी। तो कहता है जो डोर्सल साइड है, अब आपको पता है, अब आपको देखो क्वेश्चन निकलने वाले हैं यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो घुमा घुमा के बिल्कुल, और आपको अगर आपने ढंग से नहीं किया होगा तो मुश्किल हो जाएगा। कल आपका टेस्ट भी है, और ठीक है तो ढंग से आपने तैयारी रखनी है। टेस्ट का क्या टाइमिंग रखना है बेटा? टाइमिंग बता दो मुझे। टेस्ट का टाइमिंग क्या? कल संडे है तो क्या टाइमिंग लेनी है आपने टेस्ट की? सर मॉर्निंग में रख लो। मॉर्निंग में बताओ टाइमिंग क्या रखें हाँ कल? 10 सर 10 बजे ठीक है? यस सर 10 बजे ठीक है। मैम ठीक है 10 बजे? यस सर ठीक है। 10 से कितने बजे तक ठीक है, सर? ज्यादा नहीं होगा मैम, मुश्किल से आधे घंटे का होगा या 1 घंटे का, वो भी देख लेंगे। मैं क्वेश्चन आपको कर दूंगा मैसेज कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा ना। ओके सर। अभी फर्स्ट टेस्ट है तो मतलब जितना हमारा टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा, तो मैं फिर बता दूंगा। मैं उसमें मैं आपको बी और ए पार्ट के क्वेश्चन दूंगा। मतलब ए क्वेश्चन, जो बी पार्ट के क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, और जो 4 मार्क्स के पार्ट होते हैं वो
सॉरी जो सी पार्ट के क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स वो के हैं ना, तो उन 4 मार्क्स के। वो डाल दूंगा। जो जितना टॉपिक हमने किया उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा। सर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी? हाँ वो तो रहेगी, वो तो ऑटोमेटिकली जैसे आप ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, तो जो जैसे जैसे आप करते जाओगे वो आपको हाथों हाथ ही जब जैसे सबमिट करोगे आपको सारा रिजल्ट निकाल के दे देगा। ओके सर। तो चलिए, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो अभी जो सारी चीजें देखी अभी पीछे उनको हम अब रियलाइज कर रहे हैं, अपना रिवाइज करेंगे। तो उसमें उसने क्या बोला कि जो आपकी जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में आपको पता है बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होता है। बीटा कैटेनिन एक्टिवेट क्यों होते हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि उस जगह पर जीबीपी बना हुआ है। डॉर्सल साइड पे क्या होता है जीबीपी, और जीबीपी कहां से आया, डाई शेल्फ से। मतलब डॉर्सल साइड पर आपका डाई शेल्फ होता है, और डाई शेल्फ के होने से आपको क्या मिलता है जीबीपी, और जीबीपी जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो इनिबिट कर देता है जीएसके 3 को, और जीएसके 3 के इनिबिशन से बीटा कैटेनिन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जीएसके 3 अब काम ही नहीं कर पा रहा, वो बीटा कैटेनिन को रोक ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको इनिबिट कर रखा है में किससे मिला, डाई शेल्फ से। जीबीपी हमें किससे मिला है, डाई शेल्फ से, राइट। इतनी बातें हमें याद है। तो कहता है डॉर्सल साइड पे एक तो बीटा कैटेनिन एक्टिवेट है, और जब बीटा कैटेनिन एक्टिवेट है तो वेज 1 और वेज-T मिलके ये क्या करवा रहे हैं, एक्सप्रेशन करवा रहे हैं हाई एक्सेनार का। इसका करवा रहे हैं एक्सप्रेशन हाई एक्सेनार। एक्सेनार आपका क्या है, जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन। क्या है ये एक्सेनार, क्या है जीनोपस नोडल रिलेटेड टिश्यू, और ये क्या बोलते हैं प्रोटीन, और ये हमें कहाँ मिलती है, न्यूक्लिक सेंटर पर, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एक्सेनार बनता जाएगा ज्यादा ज्यादा, तो ये न्यूक्लिक सेंटर आगे किसको प्रमोट करेगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को, है ना। तो कहता है ये जो एक्सेनार है ये क्या बनाता है आगे जाके, ऑर्गेनाइजर। क्या बनाएगा, ऑर्गेनाइजर, यानी कि डॉर्सल मीजो फॉर्मेशन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहता है डॉर्सल साइड पर जो बीटा कैटेनिन है, वेज 1 है, वेज-T है, ये तीनों मिलके हाई एक्सेनार को बनाएंगे, और हाई एक्सेनार बनने से क्या होगा, ऑर्गेनाइजर बनेगा, यानी कि डॉर्सल मीजोडर्म बनेगी। क्या बनेगी, डॉर्सल मीजोडर्म। मतलब डॉर्सल साइड पर मीजोडर्म की फॉर्मेशन होगी। किसकी होगी बेटा, पर मेसोडर्म की फॉर्मेशन होगी। बात समझ आ रही है। यस सर। यस सर। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो वेंट्रल साइड है, अब आपको पता है वेंट्रल साइड पर बीटा कैटेनिन नहीं होती, सिर्फ 2 जने होते हैं, वेज 1 और वेज-T, है ना। ये दोनों अकेले काम कर रहे हैं। तो वेज 1 और वेज करने से सिर्फ अब एक्सिनार का जो एक्सप्रेशन है वो लो रहता है। यहाँ तो हाई हो गया, बीटा कैटेनिन साथ में थी, यहाँ बीटा कैटेनिन है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम रहता है, होता ही नहीं किसका, एक्सिनर का एक्सप्रेशन। और उससे क्या होता है, वहां पर बनेगी वेंट्रल साइड की मीजोडर्म। क्या बनेगी, वेंट्रल साइड की मीजोडर्म। और उसको उसके जो फैक्टरों का नाम क्या है, BMP2 और BMP4। ये फैक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये टिपिकल होते हैं लेकिन हमें याद रखने पड़ेंगे। BMP4 और BMP2 ये हमें कहाँ मिलेंगे, वेंट्रल साइड पर। बात समझ आ रही है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि वेंट्रल साइड पर वेज 1 और वेज-T अकेले काम कर रहे हैं, और एक्शन वहां पर एक्सिनर का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो मीजोडर्म आपकी डेवलप कर रही है वो वेंट्रल साइड की है। और यहाँ पर कौन है हमारे पास फैक्टर है, BMP2 और BMP4। BMP2 और BMP4। सर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, वेंट्रल साइड वाले को। एक सेकंड मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अच्छा, हमने वो पीछे वाला तो एक तो शायद हमने, एक सेकंड, हमने ये डायग्राम तो किए ही नहीं ना। ये डायग्राम तो बेटा रह ही गया। हमने यहाँ तक तो ये अलग हमने डायग्राम कर लिया था ना, ये सारी चीज समझ ली थी हमने, है ना। हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है, ये वाला तो कर लिया था, नीचे वाला भी करवा दिया था सर आपने हमें। हाँ बता दिया था। ये सर मतलब वो सेकंड वाला, ये नहीं बताया मैंने पूरे। ये फर्स्ट वाला आपने समझाया था ना, इसका स्टेज अच्छा 8 वाला, स्टेज 9 अच्छा 10 रह गया था। अच्छा, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वो बात इतनी जल्दी आगे कहाँ चलेगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी पीछे जो हमने बात की थी, ये न्यूक्लिक सेंटर है। न्यूक्लिक सेंटर को बनाने की जो जिम्मेवारी है बीटा कैटेनिन की है। तो बीटा कैटेनिन की वजह से न्यूक्लिक सेंटर डेवलप हुआ, और जो न्यूक्लिक सेंटर है वो आगे एक्टिवेट करता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को। और जो ग्रे क्रीसेंट है वो तो बना हुआ किसकी हेल्प से, आपके ग्रे क्रीसेंट कैसे बनता है, जब आपके कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट होते हैं तो उससे बनता है ग्रे क्रीसेंट, वो पहले का बना हुआ है। लेकिन न्यूक्लिक सेंटर रिलेटेड है
प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन से, क्योंकि बीटा कैटेनिन न्यूक्लिक सेंटर को डेवलप कर रही है और न्यूक्लिक सेंटर आगे कर रहा है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को। इसका मतलब बीटा कैटेनिन इनडायरेक्टली प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को भी बनाती है ना। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है इसके अंदर। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सएनआर का जो एक्सप्रेशन है इन न्यूक्लिक सेंटर, अब इस वाले एरिया में बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है, ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे पास क्या है, इस ये जो डॉर्सल साइड है वहां पर बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है। तो इस वाले एरिया में जो वेज1 और वेज2 तो पूरी जगह फैले हुए हैं। जो वेज1, ये जो ब्लू, जो आपको नीले कलर का दिख रहा है ना नीचे वाला, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो एरिया है, ये जो मैंने जो डार्क किया है एरिया, इस एरिया में आपको एक अलग प्रकार की प्रोटीन मिल रही है, मतलब फैक्टर मिल रहे हैं या प्रोटीन मिल रही है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, वेज1 और वेज-टी। ये वेज1 और वेज-टी जब बीटा कैटेनिन के साथ हो, और वो कहाँ होगी, सिर्फ डॉर्सल साइड पे, तब ये क्या बनाते हैं, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एक्सएनआर को बनाने लग पड़ते हैं। लेकिन जिस एरिया में वेज1 और वेज-टी इधर वाले में, अब ये इनको तो यहाँ पर बीटा कैटेनिन तो मिल नहीं रही, तो जब बीटा कैटेनिन नहीं, क्या बनाते हैं, डी टी डोमेन प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टी डोमेन प्रोटीन। यानी कि यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेंगे। इस एरिया में ये क्या बनाएंगे, एंडोडर्म, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, बीटा कैटेनिन, क्या नहीं है, बीटा। तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंडोडर्म की फॉर्मेशन। सेम ये तो होगी स्टेज 8। स्टेज 9 में क्या होगा, अब हमारे पास ये क्या है, जब यहां पर एक्सएनआर बना बहुत हाई अमाउंट में, तो एक्सएनआर इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, है ना। हमारा क्या है, जो हमारे पास जो आपके पास जो इस एरिया में जो एक्सएनआर आपका बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है, और धीरे धीरे वो आगे वाले एरिया में कम होता जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा वो कहाँ बनेगा, इस वाले पार्ट में, और वो धीरे धीरे फैलेगा आगे की तरफ। इतनी बात हमें पता है, और डायग्राम में आपको दिख ही रहा है। तो इस डायग्राम में आपको दिख ही रहा है कि हमारे पास इस वाले एरिया में डॉर्सल साइड पर बीटा कैटेनिन की वजह से एक्सएनआर का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, और धीरे धीरे वो फैलता चला गया लिक्विड में। लेकिन यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन है, और अब उसकी कंसंट्रेशन आगे जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, वेक्टर की तरफ जाते जाओगे, कंसंट्रेशन लो होती जाएगी। यहाँ लिखा ना, ये लिखा हुआ है एक्सएनआर हाई एक्सप्रेशन, और यहाँ पर क्या है, एक्सएनआर लो एक्सप्रेशन, है ना। तो स्टेज 10 पे क्या होगा, जो आपकी स्टेज 10 है, स्टेज 10 के अंदर अगर हम बात करें, स्टेज 10 के अंदर क्या होगा, मेरे पास एक न्यूक्लिक सेंटर है। न्यूक्लिक सेंटर में क्या है, हाई एक्सएनआर का एक्सप्रेशन है, और न्यूक्लिक सेंटर की वजह से क्या बना, ऑर्गेनाइजर। ये वाला जो वेंट्रल साइड पर क्या है, BMP2 और BMP4। कौन है, BMP2 और BMP4। ये BMP2 और BMP4 क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर कम एक्सएनआर था। अगर ज्यादा एक्सएनआर हो जाएगा तो ये BMP2 और BMP4 यहाँ से गायब हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। BMP2 और BMP4 है वो इसलिए यहाँ पर आपके डेवलप हुए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो एक्सएनआर है वो कम अमाउंट में, लो उसकी मात्रा है, दिख रहा है ना आपको, ये धीरे धीरे यहाँ डिक्रीज हो गया। समझ आ गया तीनों डायग्राम। सर ये BMP2 और BMP4 क्या चीज है, आ गया, ये आगे आएगा मैडम। अब ये सब रिलेटेड है ना, लिंक है, आप देखते जाओ, आगे इनके काम आते जाएंगे। अब अभी आगे देखना, अभी जब हम अगले वाले स्टेप में जाएंगे, अभी तो ये बने हैं ना, उनका फंक्शन धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि एक के बाद नई चीज आई जा रही है, लेकिन वो पीछे वाले से लिंक है, और जो आगे वाली है वो आगे वाले के साथ लिंक होगी ना। तो अब हम अगले वाले डायग्राम में देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो आप, अब जो हमने नीचे पीछे जो डायग्राम देखे उनको हमने दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डॉर्सल साइड पर हमें क्या है, बीटा कैटेनिन, वेज1 और वेज-टी, ये तीनों काम कर रहे हैं। बीटा कैटेनिन, वेज1 और वेज-टी तीनों एक मिलकर साथ काम कर रहे हैं, और इनके काम करने से क्या हो रहा है, एक्सएनआर का बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन हो रहा है, और उस वजह से आपके लिए एक ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है जो चीजों को सेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। मतलब हमें यहाँ पे बनाना क्या है, यहाँ पे हमें बनानी है जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज लानी है ना, तो गैस्ट्रुला स्टेज के लिए हमें वहां पे क्या चाहिए, एनएस बनाना पड़ेगा। तो एनएस की फॉर्मेशन की ढूंढ रहे हैं। तो आपके पास जो आपके पास जो इस तरीके का जो था, वो यहाँ से ऐसे इन्वेजिनेशन कर लेगा। फिर ये जो ओपनिंग होगी, ये कल को जाके आपके लिए एनएस की तरह काम करेगी। और जस्ट इसके अपोजिट साइड पर यहाँ पर माउथ बन जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजर हम बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो कहता है इसके लिए क्या हुआ, डॉर्सल साइड पर जो हमारे पास जो बीटा कैटेनिन और वेज1 और वेज-टी थे, ये मिलके क्या कर रहे हैं, हाई एक्सप्रेशन कर रहे हैं एक्सएनआर का, राइट। और जब ये एक्सप्रेशन कर रहे हैं हाई एक्सएनआर का, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, ऑर्गेनाइजर मिल रहा है। अर्थात मतलब मीनिंग क्या हुआ, हमें मीजोडर्म मिल रही है डॉर्सल साइड पर। क्या मिल रही है, डॉर्सल साइड पर हमें क्या मिल रही है, मीजोडर्म। क्या मिल रही है, मीजोडर्म।
जबकि आपको पता है कि जहां पर वेज1 और वेज2 अकेले काम करें तो वेंट्रल साइड पर वो क्या बना देते हैं, एंडोडर्म, और यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, मीजोडर्म। समझ रही बात, क्या बना रहे हैं, डॉर्सल मीजोडर्म। डॉर्सल साइड की मीजोडर्म को बना रहे हैं, याद रखना, डॉर्सल साइड की मीजोडर्म की ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर हो गया मैडम? यस सर। यस सर। ओके बेटा, आगे हम बात करते हैं। हमारे पास जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड पर आपको पता है वेज1 और वेज2 अकेले काम कर रहे थे, और वहां पर अकेले काम करने के साथ साथ वहां पर एक्सिलर का एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा कम था। तो वहां पर क्या बनी है, वेंट्रल मीजोडर्म। मतलब जो डॉर्सल साइड की मीजोडर्म उसको बोल रहे हैं डॉर्सल मीजोडर्म, और यहाँ पर क्या बन रहा है, वेंट्रल मीजोडर्म, राइट। एंडोडर्म तो बनी रही है, साथ में वेंट्रल साइड की मीजोडर्म की फॉर्मेशन हो रही है। और क्या बन रहा है साथ में, BMP2 और BMP4। क्या बन रहे हैं, BMP2, और ये BMP2 BMP4 तभी बने हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सिलर कम है। अगर यहाँ पे एक्सिलर कम नहीं होता तो ज्यादा होता तो ये BMP2 और BMP4 नहीं बन पाते, राइट। और ये इनका काम क्या, BMP1 BMP2 का, इसको हम अभी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, देखो आगे। तो कहता है कि अब क्या हो गया कि आपके पास न्यूक्लिक सेंटर की फॉर्मेशन हो गई है, वो आगे इंडक्शन देगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए। जो न्यूक्लिक सेंटर है, वो न्यूक्लिक सेंटर क्या कर रहा है, आगे क्या बना रहा है, आगे किसको प्रमोट कर रहा है, इंडक्शन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन, जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था। वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन जब बनेगा, यानी इस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन से क्या बनेंगे, ऑर्गेनाइजर। और ऑर्गेनाइजर क्या करेगा, इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन। ये ऑर्गेनाइजर क्या करेगा, इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, क्या करेगा, इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। जब ये इस ऑर्गेनाइजर से ही आपका ब्लास्टुला गैस्ट्रुला के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होगा, और वहां वहां पे क्या बनेगी, डॉर्सल लिप। क्या बनेगी, डॉर्सल लिप। डॉर्सल लिप मतलब इसको बोलते हैं डॉर्सल लिप। इसको बोलते हो आप क्या, डॉर्सल लिप। ये है आपकी डॉर्सल लिप। समझ आया? यस सर। हाँ जी सर। और ये जो ओपनिंग दिख रही है बाहर की तरफ, ये जो ओपनिंग है आपकी, ये आपके लिए क्या करेगी, कल को जाके एनएस की फॉर्मेशन करेगी, राइट। यस सर। यस हाँ, सर। ये एनएस की फॉर्मेशन करेगी, राइट। ये बात हमें समझ में आ गई। तो उस ऑर्गेनाइजर को हम ढूंढ रहे हैं, और ऑर्गेनाइजर अब अल्टीमेटली हमारा बन के तैयार हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनिशिएशन, जो हम बात कर रहे हैं कि जो इंडक्शन न्यू ग्रुप सेंटर था, जब वो बन गया, बनने के बाद उसने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को बनाने की इंडक्शन प्रोवाइड की। और जब वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन बना तो उससे हमें मिला ऑर्गेनाइजर, और ये ऑर्गेनाइजर आपकी हेल्प कर रहा है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। और लास्ट में आपके डॉर्सल लिप तैयार हो जाएंगे। और इस डॉर्सल लिप में, और इस डॉर्सल लिप के ऊपर हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, नॉगिन, कॉर्डिन और फोलिस्टासिन, ये हमने अभी बात की थी, जो हमारे बीटा कैटेनिन जिसमें हेल्प करते हैं। बीटा कैटेनिन तो मतलब अल्टीमेटली सब ये बीटा कैटेनिन की हुआ है। तो अब ये नॉगिन, कॉर्डिन और फोलिस्टासिन ये याद रखने पड़ेंगे आपको कि ये जो नॉगिन, ये कहां पर बने कहां पर, अभी मैंने जो डॉर्सल लिप बनाया था वहां पर ये क्रिएट हुए हैं, राइट। तो ये जो आपके डॉर्सल लिप है, ये डॉर्सल लिप क्या बना रहे हैं, नॉगिन, कॉर्डिन और फोलिस्टासिन। अब ये नॉगिन क्या कर रहा है, इनहिबिट द BMP2 एंड BMP4। तो जो, क्योंकि आपको पता है कि जब BMP2 और BMP4 होंगे तो वो मीजोडर्म बनती है। क्या बनती है, जब कभी भी BMP2 और BMP4 होंगे तो उनकी प्रेजेंस की वजह से वो लेयर क्या बनाएगी, मीजोडर्म, वेंट्रल मीजोडर्म। क्या बनाएगी, वेंट्रल मीजोडर्म, राइट। और अगर नॉगिन होगा तो नॉगिन क्या कर देगा, वो BMP2 और BMP4 को नहीं बनने देगा। और जब BMP2 BMP4 नहीं होंगे तो उस जगह पर क्या नहीं बनेगी, वेंट्रल मीजोडर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। और नॉगिन की वजह से वो क्या 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 बनाएगा, उसका क्या होगा, डॉर्सलाइजेशन। क्या होगी, डॉर्सलाइजेशन। नॉगिन कन्वर्ट डॉर्सल एक्टोडर्म इनटू न्यूरल टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां पर नॉगिन होगा, नॉगिन की वजह से आपकी डॉर्सल एक्टोडर्म कन्वर्ट हो जाएगी न्यूरल टिश्यू के अंदर। कुछ समझ आ रहा है? से लास्ट वाला पॉइंट बता दो फिर से। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला, शुरू में पढ़ा था बीटा कैरोटीन के हम फंक्शन पढ़ रहे थे।
तो बीटा कैटेनिन के हमने फंक्शंस पढ़े, तो उसको अगर आप याद करो तो हमने बात की थी कि जो बीटा कैटेनिन है वो आपका एक सिग्नलिंग फैक्टर है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और अर्मेडिलो फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने बात की कि भाई जो बीटा कैटेनिन है वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजर जीन्स के कुछ जीन्स को एक्टिवेट करेगा, जिनमें है नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टाशिन, इन जीन्स को। और अगर ये जीन्स उनको का एक्सप्रेस क्या करेगा ऑर्गेनाइजर रीजन के अंदर, और साथ ही साथ एक्सिनार को एक्टिवेट करेगा, उसका सिक्रेशन करेगा एक्सिनार का। जब एक्सिनार का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, न्यूक्लिक सेंटर। मतलब न्यूक्लिक सेंटर में जिस जगह पर एक्सिनार एक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक सेंटर। जितना ज्यादा एक्सिनार बनेगा तो वो बनाएगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। अब प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन होने से क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को मिलने से आपका गैस्ट्रुलेशन इनिशिएशन होगा, गैस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। क्या होगी, गैस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अब हमने कहा कि जो हमारा जैसे ये मेरा गैस्ट्रेट, अब ये मेरी ये जो स्टेज है जो मैंने डायग्राम बनाया है ये गैस्ट्रुला स्टेज है। तो अब यहाँ पर जो डॉर्सल लिप है, ये डॉर्सल लिप है, इन लिप्स के अंदर हमें क्या कौन सी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टाशिन यहां बन रहे हैं, इस एरिया में, इस एरिया में बन रहे हैं। ये कौन बन रहा है, नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टेशन। ठीक है, ये सारे के सारे यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें से जो नॉगिन है, जिसमें से आपका जो नॉगिन है वो क्या कर रहा है, वो इस लिप वाले एरिया में BMP2 और BMP4 को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, चुप कर रहा है। BMP2 और BMP4 को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। साथ ही साथ डॉर्सलाइजेशन कर रहा है, इस एरिया की क्या कर रहा है, डॉर्सलाइजेशन कर रहा है। और नॉगिन का मेन काम क्या है, ये तीन काम, तो इसकी तीसरा काम क्या है नॉगिन का, नॉगिन कन्वर्ट डॉर्सल एक्टोडर्म इनटू न्यूरल टिश्यू। तो ये न्यूरल टिश्यू की फॉर्मेशन करता है। न्यूरल टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, जो आपके ब्रेन के अंदर, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करेगा। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका नॉगिन। और नॉगिन ने ये कहां से बनाया, डॉर्सल एक्टोडर्म को कन्वर्ट करके क्या बना दिया, न्यूरल टिश्यू। नॉगिन ने एक्टोडर्म से को कन्वर्ट करके किससे बनाया, क्या बनाया, न्यूरल टिश्यू। अब समझ आया? यस सर। यस सर। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास है वेंट्रल साइड। जो वेंट्रल साइड है वहां पर आपको पता है कि वहां पर हमारे पास जो वेज1 और वेज2 अकेले काम कर रहे थे, और वेज1 वेज2 के अकेले काम करने से वहां पर क्या हुआ, हमें जो रिसीव हुए, जो बने उनके वेज1 में BMP2 और BMP4। ये जो BMP2 और BMP4 है, इनके एक्सप्रेशन, मतलब इनके काम करने की वजह से वहां पर क्या बनी, वेंट्रल मीजोडर्म। क्या बनी, इन्होंने क्या किया, वेंट्रलाइजेशन। जैसे ये नॉगिन क्या कर रहा था, डॉर्सलाइजेशन, तो BMP2 और BMP4 मिलकर क्या कर रहे हैं, वेंट्रलाइजेशन, यानी कि वहां पर क्या बना रहे हैं, वेंट्रल मीजोडर्म। क्या बना रहे हैं, वेंट्रल मीजो। आप लोगों को समझ आया, आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके ओके, आगे देखते हैं। आगे वाला तो है ना, उसको हम शाम को देखते हैं। तो अभी आप इस पूरे ये जो आपने जाइगोट वाला, मतलब अभी हमने जाइगोट वाला सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसको आप दोबारा, जहां से हमने जाइगोट का टॉपिक शुरू किया था वहां से लेके इस पॉइंट तक आप दोबारा से इसे कोरिलेट करो और दोबारा से समझ के लिखो उसमें वीडियो को देख के। और जो मैं इसकी फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो फाइल को देख के दोबारा लिख के फिर आप उसको समझो, और फिर कोई डाउट होता है तो मुझसे कंसर्न करो। महिमा बेटा, आपने कॉल की थी मेरे को दोपहर में, मेरी क्लास थी उस टाइम बेटा। सर मैं वो फॉर्म का पूछ रही थी। वो 3 तारीख लास्ट है उसकी शायद, मेरे ख्याल से ना, भर लेना बेटा उसको हाँ फटाफट। हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा जी, है ना, सर ठीक है मैम। हाँ जी बेटा, हाँ जी। सर टेस्ट में आज शाम तक जितना हो जाएगा उतना आएगा क्या, या सुबह वाला भी आएगा? नहीं नहीं, सुबह वाला नहीं, अभी तक ये यहाँ तक ही जो ये चल रहा है, ये अपना जायगॉट तक। अभी सर कल जितना हो सुबह तो गया उतना। क्लास नहीं है ना? हाँ हाँ जी। कल सुबह तो क्लास नहीं होगी ना सर, संडे को? नहीं नहीं, क्लास को हम कल फ्री रखते हैं, देख लेंगे, अगर आप लोगों का मूड होगा तो शाम को ले लेंगे। यस सर, शाम को ले लेंगे। मतलब जो रात वाली 9 से 11 वाली। आज तो ओके है ना सर। सर क्लास वैसे? यानी आज जो डेली जो आपके वर्किंग वाले डे है ना, मतलब मंडे टू सैटरडे, उसमें आपका मॉर्निंग और रहनी है। मैंने टाइम शेड्यूल डाला हुआ, आप उसमें टाइम शेड्यूल को चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो रहेगा मॉर्निंग। और उसके साथ एक्स्ट्रा वाली है वो हम तब ऐड करेंगे जब मैं फ्री हूं और आप लोग फ्री हो।
तो हम उसमें थर्ड क्लास को कभी भी दिन में किसी भी फ्लक्चुएशन पे आप हम उसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ओके सर, संडे को रहने देते हैं क्लास। चलो ठीक है, कोई नहीं, संडे को रहने देते हैं, एक दिन फ्री हो जाएगा आपको। आप ऐसे करना कि जो जो पिछला सारा एक बार आप लोग पिछला, थोड़ा रिदम हाँ में आ सर, जाओ। इसीलिए बोल रही हाँ थी भी पिछला हाँ, कर लूं मैं सारा कोप अपना सर, फिर चाय रख लेंगे नेक्स्ट संडे। कोई बात नहीं, आप अभी पिछला कवर अप कर लो, सारे सारे जने ना एक बार दोबारा से पीछे की सारी वीडियोस देख के और अपना सारा मटेरियल कल हम ऑफ रख लेंगे। तो सुबह सुबह आपका टेस्ट हो जाएगा 10 बजे। वो टाइमिंग होती है उसमें आपने फिर, क्योंकि जो 10 बजे अटेंड करेंगे वो उनको वो दे सकते हैं शायद, फिर उसके बाद वो आप दे नहीं पाओगे टेस्ट ना, जब तक मैं टाइमिंग उसकी दोबारा ऐड नहीं करूंगा। हाँ सर, वो ऐसा भी तो होता था ना टीचमेंट में कि आप जैसे टेस्ट ऐड कर दोगे फिर उसकी टाइमिंग रखोगे ना कि थोड़े इतने घंटे के बीच बीच में आप कभी भी दे सकते हो। वो अगर मैंने, वही कह रहा हूं ना, अगर मैंने ऐड किया होगा ना, अदरवाइज जैसे अगर मैंने उसका टाइम फिक्स कर दिया ना कि 10 बजे स्टार्ट होगा, तो उस जो 10 बजे अटेंड करेंगे वो तो दे लेंगे, और जो नहीं दे पाएंगे तो फिर वो उसके लिए ऐड नहीं हो पाएगा ना, वो फिर वो बच्चे दे नहीं पाते ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है मैम, तो हम 10 बजे करें, 10:30? 10 बजे कर लो। ठीक है, ओके ओके। ओके सर।